सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे औसत वेग की, दार्शनिक वेग की और साथ ही हम चर्चा करेंगे त्वरण पर। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो आइए मेरे साथ चलते हैं आज के सफर पर। पहले बात करते हैं एक समान गति की, यूनिफॉर्म मोशन की बात हम पहले कर लेते हैं। ये एक समान गति क्या है और अगर एक समान गति है तो असमान गति क्या है। पहले बात करो एक समान यूनिफॉर्म। बच्चा आप स्कूल जाते हो, यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, उसे यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी का ड्रेस कैसा है? सभी का ड्रेस एक जैसा है। दैट्स वाई उसको आप क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की, यानी हम एक ऐसे गति की बात कर रहे हैं जो एक समान है। और गति एक समान होने का क्या मतलब है? गति एक समान होने का मतलब यह है बच्चा कि कोई पिंड या कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही होगी। ओके, तो जब भी कोई पिंड या जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को कहते हैं एक समान गति। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि आप घर से निकलते हो, ये आप घर से निकले और अगले 5 मिनट में आप 2 किलोमीटर साइकिल चला लेते हो। 5 मिनट में आप 2 किलोमीटर साइकिल चला लेते हो। उसके बाद अगले 5 मिनट में, देखो हम समय अंतराल तो समान ही लेंगे, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट है ये भी। ओके, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। तो यहां पे समय अंतराल क्या हो गया बच्चा? समय अंतराल तो समान हो गया। और अब अगर ऐसा हो रहा हो कि आप हर एक 5 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, हर 5 मिनट में आप 2 किलोमीटर की दूरी अगर तय कर रहे हो तो आपकी गति कैसी कही जाएगी? आपकी गति एक समान गति कही जाएगी। आपका मोशन कैसा होगा? आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। और जब बात होगी एक समान गति की तो वहां पे एक समान चाल होगा। एक समान चाल क्या होगा? एक समान चाल जब भी कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसका चाल कैसा होगा? एक समान होगा। देखो, अगर आप समान समय अंतराल में, जैसा कि यहां बात करें, आप हर 5 मिनट में कितना 2 किलोमीटर साइकिल चला रहे थे। हर 5 मिनट में आप, मिनट है ना ये, मीटर मत समझ लेना, हर 5 मिनट में आप 2 किलोमीटर साइकिल चला रहे थे ना। तो आपका यहां पर स्पीड देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2/5 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। 2/5 किलोमीटर 5 मिनट, 2/5 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। यह पहले 5 मिनट के लिए है। तो अगले 5 मिनट में भी तो आपकी स्पीड उतनी ही है, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो अब हर 5 मिनट में समान दूरी कैसे तय कर पा रहे हो? अब हर 5 मिनट में समान दूरी इसलिए तय कर पा रहे हो क्योंकि आपकी चाल कैसा है? आपकी चाल है एक समान। तो जब भी कोई पिंड, जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। अभी हम लोग समय अंतराल को छोटा करेंगे। अभी हमने 5 मिनट लिया था, एक समय का अंतर है ना, 5 मिनट समय का अंतर होता है। 5 को 4 कर लीजिए, 4 को 2 कर लीजिए, 2 को 1 कर लीजिए, 1 के बाद समय को 0 कर देंगे तो वहां पे फिर समय का अंतर नहीं बचेगा, फिर वो किसी समय पर आ जाएगा और हम लोग वहां पे भी आएंगे, हम लोग किसी क्षण पर भी आएंगे, हम लोग किसी समय पर भी आएंगे। ओके, तो ये बात हो गई एक समान चाल की। और जब आप एक समान चाल को परिभाषित कर सकते हो बच्चा, तो फिर एक समान वेग में क्या दिक्कत है? अगर कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है तो आप उसे एक समान गति एक समान चाल कह रहे हो। और अगर समान समय अंतराल में उसका विस्थापन समान हो तो, और आपको पता होना चाहिए कि दूरी और विस्थापन में अंतर है, बहुत बारीक सा अंतर है, बहुत महीन सा अंतर है, लेकिन अंतर है ना, दूरी और विस्थापन में अंतर है। तो जब आप एक समान चाल की बात करते हैं तो आप दूरी लेते हैं, जब एक समान वेग की बात होगी तो आप विस्थापन लेंगे। और अगर ऐसा है कि पिंड का विस्थापन समान समय अंतराल में समान है, यानी कि पिंड का, देखो विस्थापन में डायरेक्शन भी है। विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन में डायरेक्शन भी है, विस्थापन में दिशा भी है।
तो जब हम लोग बोलते हैं समान विस्थापन हो तो हमको डायरेक्शन भी देखना है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको आइडिया अच्छे से होता है। ओके, तो जब मान लीजिए कि समान समय अंतराल में पिंड का विस्थापन समान है, यानी उसी दिशा में उतना ही विस्थापन होता जा रहा है, तब हम कहेंगे उसका वेग कैसा है, उसका वेग एक समान है। आप इसको याद रखिए, बस कोई समस्या नहीं है। क्या होता है बच्चा? एक समान वेग, सॉरी क्या होता है बच्चा? एक समान गति। क्योंकि अगर इसको याद रखेंगे, एक समान गति है तो एक समान चाल याद हो जाएगा, एक समान वेग भी स्टार्ट हो जाएगा। चाल की बात है तो दूरी के चाल का किससे चल रहा है? दूरी से चल रहा है। वेग का किससे चलता है? विस्थापन से चलता है। चलता क्या है? लेकिन चक्कर चलने की बात हो रही है। किसी न किसी से चलता ही है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलना भी चाहिए। क्या पृथ्वी का सूर्य से नहीं चल रहा है क्या? चंद्रमा का अर्थ से नहीं चल रहा क्या? चल रहा है ना। चंद्रमा का पृथ्वी से चक्कर चल रहा है, पृथ्वी का चंद्रमा से पृथ्वी का सूर्य से चक्कर चल रहा है, सूर्य का भी तो चल रहा है ना। बताया था लास्ट, नहीं पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको कि सूर्य भी क्या कर रहा है? मिल्की वे जो आपकी गैलेक्सी है उसका चक्कर लगा रहा है। तो सबका किसी न किसी से चक्कर है, कोई किसी न किसी का चक्कर लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाते रहिए, चक्कर लगाते रहिए। चलिए आगे बढ़िए। और अब बात करते हैं असमान गति की। असमान गति या परिवर्ती गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन। वेरिएबल, परिवर्ती, ऐसी गति जो बदल रही है, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, ठीक है ना। तो ऐसे वाले गति की बात हो रही है। असमान गति या परिवर्ती गति क्या होगा? असमान गति या परिवर्ती गति क्या होगा? आप देखो बच्चा, अब सोच के देखो, आप घर से निकलते हो मोटरसाइकिल लेके, तो आप जीरो पे हो ना। घर से आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे से निकल रहे हैं क्या? नहीं, घर से आप निकल रहे हैं, आपका जो स्पीडोमीटर है वो जीरो पे है, फिर वो बढ़ते बढ़ते 20 पे जाएगा, तो जीरो से 20 तक बढ़ा है ना। फिर आप और देखोगे रोड साफ है, ज़्यादा मोड़ नहीं है, तो फिर 20 को आप 50-70 तक ले जाओगे, तो क्या हुआ? आपकी गति 0 से 70 हो गई। हो सकता है सामने मोड़ आ जाए, ट्रैफिक जैम हो, फिर आप 70 से क्या आ जाएंगे? 70 से फिर आप फिर कम आ जाएंगे, 70 से 40, 40 से 20। हो सकता है कोई दोस्त क्या मिल गया तो आपको रुकना भी पड़े। तो ऐसे में क्या हो रहा है? आपकी गति परिवर्तित हो रही है। कभी आपका जो चाल है बढ़ रहा है, कभी आपका चाल कम हो रहा है। तो ऐसे में समान समय अंतराल में आप समान दूरी तय कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। ऐसे में आप समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं कर पाओगे, और इसे ही कहते हैं असमान गति या परिवर्ती गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को असमान गति कहते हैं। जब भी कोई पिंड, जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसकी इस गति को क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो, आप निकले घर से और अगले मान लो कि 10 मिनट में आपने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ओके, हो सकता है अगले 10 मिनट में आप 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लें। हो सकता है उसके बाद रोड खराब हो या कोई भी लफड़े हो वहां पर, तो अगले 10 मिनट में मुमकिन है कि आप केवल 3 किलोमीटर ही चलो। अगले 10 मिनट में हो सकता है आप 3 किलोमीटर ही चलो। तो यहाँ पर समान समय अंतराल में आप अलग अलग दूरियां तय कर रहे हैं। आप यहाँ पर समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय कर रहे हैं। और जब ऐसा हो कि कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करे, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चा? बालक, बालिका, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे असमान गति या परिवर्ती गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या वेरिएबल मोशन। कोई दिक्कत यहाँ पर? ओके, नहीं है ना कोई दिक्कत? ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, चलो यहाँ देखिए, पहले हम चाल की बात करेंगे। देखो, असमान गति हो गया, समझ आ गया आपको असमान गति क्या है? जब भी कोई पिंड, जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय कर रहा है। चलो मान लेते हैं कि एक समय अंतराल T1 है, एक समय अंतराल T2 है, एक समय अंतराल T3 है, ऐसे ही आप आगे गए Tn तक। जितना भी समय अंतराल लेना है ले लो बच्चा, बालक ले ले, जितना भी समय अंतराल लेना है आपको ले लो। तो हो सकता है T1 सेकंड में या T1 सेकंड हो, मिनट हो, घंटा हो, अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, मात्रा कोई भी हो, ठीक है। हो सकता है पहले T1 सेकंड में आप कितना दूरी तय करते हैं? S1 दूरी तय करते हैं। हो सकता है T2 में आप S2 दूरी तय कर रहे थे। हो सकता है T3 में आप
S3 दूरी तय कर रहे होंगे, हो सकता है Tn में आप Sn दूरी तय कर रहे होंगे। तो यहाँ का अगर स्पीड देखा जाए, इस वाले समय अंतराल का स्पीड कितना हो जाएगा, S1/T1 हो जाएगा। इस वाले का स्पीड क्या हो जाएगा, S2/T2 हो जाएगा, S3/T3 हो जाएगा, और यहाँ का Sn/Tn हो जाएगा। अलग अलग समय अंतराल में आपकी जो स्पीड है, आपकी जो चाल है, अलग अलग है। और ऐसे में फिर जरूरत पड़ती है किसकी, औसत चाल की। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड की। यही समझो ना आप, यही समझो। आप जो है कहां से कहां तक गए बच्चा, आप यहां से स्टार्ट करके यहां तक गए। जरूरी नहीं है कि वो सीधी रेखा हो, आप कैसे भी कोई भी दूरी आप टेढ़ंग बेढ़ंग यूं 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 कैसे भी जा सकते हो, लेकिन सुविधा के लिए हमने सीधी लाइन ले रखी है। ठीक है ना बच्चा, सुविधा के लिए सीधी लाइन ले रखी है। तो मान लेते हैं कि पहला समय अंतराल यहां तक था, दूसरा समय अंतराल यहां तक था, तीसरा समय अंतराल यहां तक था, चौथा समय अंतराल हो सकता है ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। यहाँ S1 हो गया, यहाँ S2 हो गया, यहाँ S3 हो गया, यहाँ S4 हो गया। ठीक है, तो आप मान लो यहाँ से यहाँ का जो टोटल डिस्टेंस है S है, और यहाँ से यहाँ के जाने में टोटल टाइम लगा कितना, T लगा है। तो अगर आप बीच में आपकी स्पीड क्या रही थी, बीच में आपकी चाल क्या है, इसकी परवाह हम ना करें। हम बस ये देखें कि आप यहाँ से इतने बजे निकले हो, यहाँ पर इतने बजे पहुँचे हो। आप यहाँ से इतने बजे निकले हो, यहाँ से इतने बजे पहुँचे हो, तो भाई आपकी स्पीड कितनी है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप यहाँ से निकले, रायपुर से निकले और दिल्ली पहुँच गए 20 घंटे में, मान लो 20 आवर में। आप बीच में आप कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके मुझे इसकी परवाह नहीं है। आप बीच में आपकी स्पीड कितनी थी, कितना किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रहे थे, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं बस ये परवाह कर रहा हूँ कि आप यहाँ से निकले हो और यहाँ तक पहुँचे हो, कितने घंटे लगे आपको, 20 घंटे लगे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ की कुल दूरी कितनी है, 1200 किलोमीटर है, मान लो 1200 किलोमीटर। तो आपकी चाल कितनी हो जाएगी, ये से ये खत्म, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आप गए हो, मैं ये मानूंगा। तो ये, लेकिन ये कौन सी स्पीड है बच्चा, ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज है, ये औसत है। क्या किया आपने, आपने यहाँ से यहाँ की कुल दूरी देख ली। यहाँ से यहाँ की कुल दूरी कितनी है, 1200 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ का कुल समय कितना लगा आपको, 20 घंटा लगा। कुल दूरी बटा कुल समय है। जब भी आप कुल दूरी बटा कुल समय करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप कुल दूरी बटा कुल समय करोगे तो आपको मिलेगा हमेशा औसत। कहाँ गया, अरे कहाँ गया, क्या मिलेगा, औसत चाल मिलेगा बच्चा। क्या मिलेगा आपको, औसत चाल मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भैया औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल इज इक्वल टू हो जाता है, नीचे लिख देता हूं, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल इज इक्वल टू हो जाएगा कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ओके, अब हो सकता है आप पहला S1 फिर दूसरा डिस्टेंस S2 हो, तीसरा डिस्टेंस S3 हो, वैसे ही आप अलग अलग दूरियां अलग अलग समय में तय कर रहे थे। तो आप फिर ऐसे करके निकालेंगे एवरेज स्पीड। आप बिल्कुल भी ये नहीं करना जैसे कि नॉर्मल आप एवरेज निकालते हो, यार पहला स्पीड S1 है, स्पीड को किसे दिखा दूं, स्पीड को, चलो मैं, ये स्पीड नहीं है ना, ये दूरी के लिए है, S1 S2 S3 ये मैंने दूरी के लिए लिया है। चलो मैं स्पीड के लिए V ले लेता हूँ। पहला स्पीड V1 था, दूसरा स्पीड V2 था, तीसरा स्पीड V3 था। तो ऐसा नहीं करना कि सभी स्पीड को जोड़ के जितना भी संख्या था उससे भाग दे दिया, ऐसे में एवरेज थोड़ी आएगा। हो सकता है आप इस वाले स्पीड से 100 किलोमीटर तक चले हों, हो सकता है इस वाले स्पीड से केवल 2 किलोमीटर चले हों, हो सकता है इस वाले स्पीड से 500 किलोमीटर चले हों, हो सकता है स्पीड से 50 किलोमीटर चले हों। तो ऐसा नहीं करना होता है कि स्पीड को सबको ऐड करके स्पीड की संख्या से भाग दे दिया तो औसत चाल आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। कैसे चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा भाई, औसत चाल कैसे आएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। जितना भी दूरी तय किया है उस दूरियों को ऐड करिए और समय को ऐड करिए, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय आ जाएगा क्या, औसत वेग, सॉरी चाल की बात हो रही थी, औसत चाल। और अब बात करते हैं तात्क्षणिक चाल की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को उसकी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ये वर्ड याद रखो,
इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड यानी चाल, स्पीड यानी कि चाल होता है, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक। और ये तात्क्षणिक का क्या मतलब है, ये तात्क्षणिक जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर आप वर्ड का मीनिंग समझते हैं, अगर आप शब्द का अर्थ समझते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज को समझने में। तात्क्षणिक का मतलब क्या होगा बताइए? तात्क्षणिक का अर्थ क्या होगा? तात्क्षणिक किसी भी क्षण पर, कहां पर? किसी भी क्षण पर, वैसे यहां कहीं लिखा तो है किसी भी क्षण पर। जैसे कि चलो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ये आपका घर हो गया होम, ये आपका स्कूल हो गया स्कूल, आप यहां से यूं गए, चलो अभी हम क्योंकि चाल की बात कर रहे थे इसलिए हम दूरी लेके चल रहे हैं, विस्थापन नहीं ले रहे, हम दूरी लेके चल रहे हैं। अब देखो हो सकता है यहां से यहां तक की स्पीड, यहां से यहां तक की स्पीड आपकी कांस्टेंट रही हो, एक समान रही हो सकता है यहां से यहां तक की स्पीड आपकी हर घड़ी बदल रही हो, धूप जिंदगी, ठीक है ना भाई? हाँ, ये मैं भले से बता सकता हूं कि आप यहां से यहां पहुंच गए थे 5 मिनट में, यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लिया आपने? यहां से यहां पहुंचने में आपको लग गया समझ लो 20 मिनट। यहां से गिन रहा हूं मैं गिनती, 0 से 5 यहां पहुंच गए और 5 से 20 यानी कि 15 मिनट में, ये जो 15 मिनट का समय अंतराल है, इस 15 मिनट में आपने अगर मान लो कि आपने 10 किलोमीटर मान लेते हैं, इस 15 मिनट में आपने 10 किलोमीटर दूरी तय करी है, तो अगर मैं 10 को 15 से भाग देता हूं, किलोमीटर पर मिनट आएगा। ये क्या है? ये इस और इस समय अंतराल के बीच का औसत चाल है। इस और इस समय के अंतर का कहां से कहां, 5 मिनट और 20 मिनट के बीच का ये क्या है? 5 मिनट और 20 मिनट के बीच का ये औसत चाल है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्या होगा? सुनो भाई, क्या होगा? मेरा सवाल ये होगा कि आप बताओ कि यहां पर जब मैं उसके घर के सामने से गुजरा, जब मैं उसके घर, जिस गली से आप गुजरते हो ना, नहीं गुजरते हो क्या? नहीं, मैं जाता हूं इसलिए मैं सुझाव भी जाता हूं, जाना चाहिए, गली से गुजरना चाहिए, अपनी गली से उसने गुजरने नहीं दिया, गुजरना चाहिए आपको। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं, तो यार आप उसके घर के सामने से किसी क्षण पर गुजरे होगे, क्षण का मतलब क्या है? आपको रुकना नहीं है, क्योंकि रिश्ता टूटे काफी समय हो गया, आप रुक के वहां पर वार्तालाप नहीं करोगे, आप केवल आपको गुजरना वहां से है। तो हो सकता है यहां पर आप 12:10 पर थे और यहां आप 12:30 पे थे, और उसके घर के सामने से कब गुजरे आप? हो सकता है उसके घर के सामने से आप गुजरे हैं 12:19 पर। सेकंड में भी जा सकते हैं हम लोग, सेकंड में भी जा सकते हैं, लेकिन चलो भाई मिनट तक ही रहते हैं। तो मैं उसके घर के सामने से गुजरा हूं 12:19 पे, तो मेरे गड्ढे की कोई स्पीड रही होगी। तो इस वाले क्षण पर मैं स्पीड पूछूंगा कि भैया बताओ इस क्षण पर स्पीड कितनी है मेरी। आपसे नहीं पूछूंगा, और तो मुझे मालूम रहेगा मेरी गाड़ी का स्पीडोमीटर, किसी भी गाड़ी का स्पीडोमीटर यही दिखाता है, तात्क्षणिक चाल दिखाता है कि उस क्षण पर जब मैं उसके घर के सामने से गुजरा तो मैं देखूंगा मेरा स्पीडोमीटर डिजिटल वाला है, तो डिजिटल में दिखा देगा कि हाँ भाई 25 किलोमीटर पर आवर। उसके घर के सामने से आराम से गुजरूंगा ना, दीदार भी तो करना है, देखने ही तो गया हूँ एक झलक, तो 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस वाले क्षण पर जो चाल होगा, किसी भी क्षण पे जो चाल होता है उसे हम कहते हैं कौन सा चाल? तात्क्षणिक चाल। अब ऐसे भी नहीं समझे होगे तो नहीं समझ तो गए होगे कि किसी भी क्षण विशेष पर जो वस्तु की चाल होती है उसे हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। चलो मान लेते हैं कि मैं डेल्टी समय अंतराल, जब भी मैं लिखता हूं डेल्टी, यानी डेल्टी क्या दिखा रहा है? 2 समय का अंतर दिखा रहा है। हो सकता है यहां पे 12:30 हो, यहां पे 12:10 हो, तो 12:30 माइनस 12:10 कितना होगा? 20 मिनट होगा। तो डेल्टी कितना है? डेल्टी 20 मिनट हो जाएगा। समय के अंतर को दिखाता है। डेल्टी किसको दिखाएगा? समय अंतराल को दिखाएगा। ओके, ठीक है। और अब हो सकता है कि मेरा जो दूरी है डेलएक्स दूरी, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, रास्ते की लंबाई। डेलएक्स किसको दिखा रहा है? रास्ते की लंबाई को दिखा रहा है। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि मैं इस डेल्टी समय अंतराल में मैंने डेलएक्स दूरी तय करी है। इस डेल्टी समय अंतराल में ये डेलएक्स दूरी तय करी है। तो मेरी औसत चाल क्या हो जाएगी? क्योंकि यही कुल समय अंतराल है, यही कुल दूरी है, तो मेरी औसत चाल कितनी हो जाएगी बच्चा? डेल एक्स बाई डेल टी हो जाएगा। डेल एक्स बाई डेल टी, जब भी डेल के फॉर्म में लिखा है मतलब औसत का बात हो रहा है।
जब भी डेल के फॉर्म में लिखा है यानी औसत की बात हो रहा है, डेल एक्स बाई डेल टी, ये औसत हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल टी औसत। अब देखो समय था यहाँ पे 12:30, यहाँ पे था 12:10। अब मेरे को क्या करना है, इस समय अंतराल को कम करना है, समय अंतराल को कम करना है। पहले कितने मिनट का अंतर है, 20 मिनट का। इस अंतर को मैं मान लो 15 मिनट कर दिया, 15 के बाद मैं 10 कर दिया। समय के अंतराल को कम कर रहा हूं, 10 के बाद 9, 5 तक आ गया, 5 के बाद 4 आ गया। और 4 मिनट का अंतर का क्या मतलब है, अगर मैंने घड़ी देखना चालू किया 12:10 पे, तो कहां से कहां की बात हो रही है, 12 से 14 की बात हो रही है। अब समय के अंतर को मैं और कम कर रहा हूं, समय के अंतर को और कम कर रहा हूं, मान लो मैं 12:12 पे आ गया। समय के अंतर को और कम कर रहा हूं, मान लो मैं 12:10 और 12:11 के बीच की बात कर रहा हूं। यहां भी समय का अंतर है, वो है 1 मिनट। यहां भी समय का अंतर है ना, 12:10 और 12:11 में 1 मिनट का अंतराल है। लेकिन अब मैं समय का अंतर क्या किया, मैं समय के अंतर को, जिसको मैं लिख रहा हूं डेल टी टेंड्स टू 0 कर दिया। मैंने लिमिट लगाया है क्या, डेल टी टेंड्स टू 0। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है, ये तो समय का अंतराल है, इस समय के अंतराल को मैं 0 की तरफ ले गया, समय के अंतराल को 0 की तरफ ले गया, यानी कि मैं समय के अंतर को रखना ही नहीं चाहता। मैं समय के अंतर को रखना ही नहीं चाहता, तो मैं किसी क्षण पर पहुंच जाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं बच्चा कि 12:10 पे बताओ मेरी चाल कितनी है। 12:10 पर बात हो रही है ना, मैं तो बात कर रहा हूं 12:10 और 12:11 में मेरा कितना है, मेरा चाल नहीं। मैं किसी समय अंतराल में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं किसी समय पर, किसी क्षण पर। और किसी क्षण पर जो स्पीड होगा उसे ही आप क्या कहेंगे, तात्क्षणिक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चा, तात्क्षणिक। डेल टी टेंड्स टू 0 कर दिया, और जब मैंने डेल टी टेंड्स टू 0 कर दिया, तो अब आपको याद होगा जब क्लास 11 का लेक्चर मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको पढ़ाया है मैथमेटिकल टूल्स, गणितीय अवधारणाएं, ऐसे मैथमेटिक्स जो आपको फिजिक्स में चाहिए होते हैं। मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर नंबर 1, मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर नंबर 2, जिसमें आपको पढ़ाया है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। और जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया है तो वहां पे आपको ये पढ़ाया है क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है अवकलन। अवकलन के बारे में आपको क्या पढ़ाया बच्चा, अवकलन के बारे में आपको यह पढ़ाया है कि अवकलन क्या बताता है, डेल टी टेंड्स टू 0। वहां भी किया था ना, किसी क्षण पर किसी भी एक चर के बदलने पर दूसरे चर के परिवर्तन की दर क्या है, किसी भी एक चर के सापेक्ष दूसरे चर के परिवर्तन की दर क्या है किसी भी क्षण पर, उसे ही हम कहते हैं क्या, अवकलन। यहां पे मैं शॉर्ट में बताया हूं, उस लेक्चर में मैंने इस चीज को बड़े डिटेल से समझाया है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन का भौतिक अर्थ नहीं मालूम है, अगर आप अवकलन के भौतिक अर्थ को नहीं समझते हैं, तो जाइए पहले वहां समझिए, क्योंकि वहां पर यह साफ साफ आपको डिस्क्लेमर दिया गया था कि अगर आपको फिजिक्स समझना है तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए पहले आपको दिया गया था। लेकिन आप इस घमंड में आगे आ गए कि आपने तो बायो ले लिया है, अरे यार हम तो कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। अब मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, मुझे पता है ये डेल एक्स है, डेल एक्स यानी कि दूरी में कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे दूरी हो गई, एक वेरिएबल, एक चल दूरी हो गया, दूसरा चल समय हो गया। तो जब समय बदल रहा है तो ये समय के सापेक्ष में दूरी कैसे बदल रही है। और डेल टी टेंड्स टू 0 कहने का मतलब है मैं किसी क्षण पर बात कर रहा हूं, और क्षण पर बात कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, dx बाई dt लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चा, dx बाई dt लिखूंगा, dx बाई dt लिखूंगा। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं क्या, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, तो क्या हो जाएगा बच्चा, तात्क्षणिक चाल डेल एक्स बाई, अगर केवल डेल एक्स बाई डेल टी है तो एवरेज है, क्योंकि वो समय अंतराल में परिभाषित है। और अगर किसी समय पर परिभाषित है, यानी कि समय अंतराल 0 की तरफ अग्रसर है, और ये किसको दिखा रहा है, ये तात्क्षणिक चाल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है बच्चा, ये तात्क्षणिक चाल को दिखा रहा है। तात्क्षणिक चाल dx बाई dt, dx बाई dt, डेल एक्स बाई डेल टी और dx बाई dt में अंतर है, ये किसी समय अंतराल में है। तो यहां से अगर समय अंतराल में निकालोगे तो आपको औसत चाल मिलता है, और अगर dx बाई dt करोगे तो किसी क्षण पर करोगे आपको तात्क्षणिक चाल मिलेगा। और यहां पर डेल टी टेंड्स टू 0 कहने का मतलब यह है कि मैं समय अंतराल को 0 की तरफ अग्रसर कर दिया हूं। तो अब अगर आप इसको समझते हैं तो ये लाइन आप आराम समझ जाएंगे। किसी वस्तु की तात्क्षणिक चाल समय के सापेक्ष, यही तो मेन वेरिएबल है, इस समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है दूरी, तो समय के सापेक्ष वस्तु की दूरी के
अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी भी वस्तु का तात्क्षणिक चाल क्या होगा? किसी भी वस्तु का तात्क्षणिक चाल समय के सापेक्ष दूरी का क्या होता है? दूरी का अवकल गुणांक होता है। तो अगर आप दूरी का अवकल गुणांक निकाल लेते हैं समय के सापेक्ष, अगर आप दूरी का अवकल गुणांक निकाल लेते हैं समय के सापेक्ष, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको तात्क्षणिक चाल मिल जाएगा, आपको तात्क्षणिक चाल मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़े। देखो, जो चीजें हमने चाल के लिए करी हैं वही चीजें वेग के लिए भी होंगी। आपने औसत चाल की बात करी, आपने औसत चाल की बात करी है ना? क्या होता है औसत चाल? औसत चाल क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। वैसे ही जब हम बात करते हैं औसत वेग की, तो क्या हो जाएगा? समय अंतराल में कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल, कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल। यहां मैं लिख देता हूं औसत वेग, औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल, कुल समयांतराल। ठीक है, कुल विस्थापन बटा कुल समयांतराल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्क्षणिक वेग क्या होगा? जो तात्क्षणिक चाल है, जो तात्क्षणिक चाल है, अगर वही एक दिशा में ले लें हम लोग, वही किसी एक दिशा में ले लें, किसी निश्चित डायरेक्शन में ले लें, तो क्या कहला जाएगा वो? और तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। देखो यार, वेग और चाल में बस एक ही चीज का अंतर है, डायरेक्शन। चाल में डायरेक्शन नहीं होता है, वेग में डायरेक्शन होता है। बाकी जो परिभाषाएं हैं वो सेम टू सेम है। तो जब हम लोग बात करते हैं तात्क्षणिक वेलोसिटी की, तो क्या हो जाएगा? किसी भी क्षण विशेष पर किसी वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी भी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ओके, और इसको जब आपने चाल को देखा है कि चाल को कैसे लिख सकते हैं, चाल को हम लिख सकते हैं कैसे बच्चा? ओए 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 ओए, जब हम लोग चाल को लिख सकते हैं कैसे? चाल को क्या लिखा है? चाल को दूरी, समय के सापेक्ष दूरी के अवकल गुणांक के रूप में लिखा जा सकता है। चाल को समय के सापेक्ष, चाल को समय के सापेक्ष दूरी के अवकल गुणांक के रूप में लिखा जा सकता है। वैसे ही तात्क्षणिक वेग को क्या कर सकते हैं? तात्क्षणिक वेग को समय के सापेक्ष वस्तु के विस्थापन के अवकल गुणांक के बराबर लिख सकते हैं आप। यानी कि तात्क्षणिक चाल क्या होता है? बताया ना भी आपको, पीछे बताया ना आपको। तात्क्षणिक चाल क्या होगा? तात्क्षणिक चाल समय के सापेक्ष दूरी का अवकल गुणांक होता है। तात्क्षणिक चाल दूरी के सापेक्ष, तात्क्षणिक चाल समय के सापेक्ष दूरी का अवकल गुणांक होता है। वैसे ही तात्क्षणिक वेग क्या होगा? तात्क्षणिक वेग समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकल गुणांक होगा, विस्थापन का अवकल गुणांक होगा। ओके, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं v इंस्टेंटेनियस, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे dx/dt। v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? dx/dt। यहां भी वही हुआ है, अगर आप del x/del t करेंगे तो आपको औसत वेग मिलेगा। अगर आप यहां पर del t टेंड्स टू 0 कर देंगे, लिमिट क्या है कि del t टेंड्स टू 0 कर दिया है, लिमिट ये लगा दिया है कि del t टेंड्स टू 0 हो गया है, तो आपको dx/dt मिल जाएगा। ये किसी समय अंतराल में है, ये किसी समय पर है। कितना आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी समझ में आ जाएगा कि आपको दिक्कत है कि नहीं। ये सवाल हल करिए। कोई एक कार एक सरल रेखा OP के अनुदिश गतिमान है, तो ये रही एक सरल रेखा O और ये P। तो कोई कार है जो इस सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है। कार O से चलकर, जरा ध्यान दीजिएगा, ये है O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंचती है। यहां से कितने सेकंड में बच्चा? यहां से 18 सेकंड। कितना सेकंड का समय है ये? 18 सेकंड में P तक पहुंचती है। फिर 6.0 सेकंड में स्थिति Q पर वापस आ जाती है। कितने सेकंड में? 6.0 सेकंड में। यहां से ये वापस आ जा रही है, यहां से ये वापस आ जा रही है कितने सेकंड बच्चा? 6.0 सेकंड में यहां पर ये वापस आ जा रहा है Q पर। पहले O से वो P तक गया 18 सेकंड में, फिर P से रिवर्स लेके कहां पे आ गया? Q पे आ गया 6.0 सेकंड में। कार के औसत वेग एवं औसत चाल की गणना करनी है आपको एवरेज की बात करनी है
कि एवरेज स्पीड कितना है और एवरेज वेलोसिटी कितना है। एवरेज स्पीड कितना है और एवरेज वेलोसिटी कितना है। कार ओ से पी तक जाती है। जब कार ओ से पी तक जाती है तो चलो पहले सवाल करते हैं ए नंबर। जब कार कहां से कहां जा रही है, जब कार ओ से पी तक जा रही है तो देखो जब कार ओ से पी तक गया है तो औसत चाल क्या हो जाएगा भाई, परिभाषा तो पता है आपको। औसत चाल कितना हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ओ से पी का डिस्टेंस कितना है, ओ से पी का डिस्टेंस है 360 और टाइम कितना है 18, देख सकते हैं आप टाइम है 18 सेकेंड का। तो कुल दूरी बटा कुल समय 18 दूनी 30, तो यह आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऊपर में ये मीटर में दिया है, ये जो लिखा है 0, 40 मीटर, 80 ये सब मीटर में है और ये सेकेंड में है। तो क्या हो जाएगा, औसत चाल हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। औसत वेग क्या होता है बच्चा, औसत वेग इज इक्वल टू हो जाएगा कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना होगा, देखो कुल विस्थापन कितना होगा, देखिए अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम कौन सी स्थिति है, अंतिम स्थिति है 360 और प्रारंभिक स्थिति है 0। तो क्या मिलेगा आपको 360 माइनस 0, टाइम तो 18 लगा है तो ये आएगा उतना ही 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो समय अंतराल है कहां से कहां का, ये जो समय अंतराल है 0 से लेके P, कौन सा समय अंतराल 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में जब आपकी कार 0 से P तक गई है तो उसने कुल दूरी तो 360 मीटर तय करी है 18 सेकेंड में, और विस्थापन भी उतना ही है, विस्थापन भी उतना ही है क्योंकि ये गति कैसा है, गति एक सरल रेखा में है, एक सीधी रेखा में है, तो आपकी कार उसी रेखा में जा रही है तो दूरी भी उतना ही होगा, विस्थापन भी उतना ही होगा। और अब बात करते हैं जब वो O से P तक जाकर पुनः Q पर वापस आ जाती है। तो पहले आप इसको देखिए जरा, ये किसके लिए है, ये O से P के लिए है, ये O से P के लिए है। और अभी क्या है कि O से P पे गया, P से Q पे वापस आ गया, O से P पे गया और P से Q पे वापस आ गया। O से P तक गया तो कितना मीटर दूरी तय किया 360। पहले मैं निकाल रहा हूं औसत चाल, औसत चाल। तो जब O से P तक गया है तो कितना दूरी 360, दिख रहा है ना, ये O से जब वो P तक जाएगा तो 360 मीटर का दूरी तय करेगा। और जब वो P से Q पर आएगा तो उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, देख लीजिए, यह देखिए P से Q आया, P से इधर, यहां से यहां, फिर यहां से यहां। तो 0 से जब वो P तक जाएगा तो 360 मीटर चल चुका है, और जब यहां से यहां तक आएगा तो देखो कितना दूरी तय करेगा। आप 360 माइनस 240 करके देख सकते हो, या फिर एक हिसाब ऐसा लगा लो, 40 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, 120 हो जाएगा। अब माइनस करोगे तो भी नहीं आएगा, तो यह आ जाएगा प्लस 120। समय कितना लगा है 18 जाने में और 6 आने में, 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चा, 36 और 12 हो गया 48, 480 बट्टा कितना 18 से 24, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड ही आएगा आंसर। 24 दूनी 48, 20 मीटर पर सेकेंड। और अब अगर हम लोग बात करते हैं औसत वेग की, अब अगर हम लोग बात करते हैं औसत वेग की, तो क्या हो जाता है औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन को इस बात से मतलब ही नहीं है कि आप कहाँ गए, इसको बट इस बात से मतलब है कि आपने आरंभ कहाँ से किया और अंत कहाँ से किया। तो आरंभ कहाँ पे किया है, आरंभ 0 से किया है, अंत 240 पे किया है, और समय तो उतना ही लगा है। समय कितना लगा है, देखो यहाँ इसको वापस आने में, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ले गए, इस समय को माइनस कर दिया, 18 में से 6 माइनस कर दिया, 12 लिख दिया। अरे भैया इसको यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा है, बोला गया कि यहाँ से पहले वो यहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, तो इस अंतिम स्थिति में पहुँचने पर उसको कितना टाइम लग जाएगा, 24 सेकेंड का टाइम लग जाएगा। तो टाइम तो उतना ही है बच्चा, टाइम तो 24 ही है,
लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा 240 माइनस 0 यानी कि 240, ओके 24 दहा में 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये देखिए औसत चाल औसत वेग, औसत चाल औसत वेग। अभी कोई दिक्कत होगा क्या यहाँ पर? अब भी कोई परेशानी होगी क्या? मुझे नहीं लगता। चलो आगे बढ़ेंगे, नहीं लगता तो। और अब बात करते हैं त्वरण की, एक्सीलरेशन। आप क्लास 9th में त्वरण से रूबरू होकर आए हैं, त्वरण को थोड़ा बहुत पढ़कर आए हैं। त्वरण की परिभाषा आप जानते हैं, त्वरण। और अगर हम त्वरण का जिक्र कर रहे हैं तो हम कहां पे कर रहे होंगे? असमान गति में कर रहे होंगे, परिवर्ती गति में कर रहे होंगे। वहां पे त्वरण की बात होती है जहां पे वेग क्या होता है? वेग परिवर्तित होता है। यानी हम बात करते हैं असमान गति की, हम बात करते हैं परिवर्ती गति की। अब परिवर्ती गति में दो कंडीशंस होते हैं, हो सकता है समय के साथ आपका वेग बढ़ रहा हो, या हो सकता है समय के साथ आपका वेग घट रहा हो। परिवर्ती का मतलब बदलना है, और बदलने का मतलब हो सकता है कि ऊपर भी जा रहे हो या नीचे आ रहा हो। तो दोनों ही कंडीशन में परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन दोनों ही है, चेंज दोनों ही है। तो त्वरण को पहले परिभाषित करते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। देखो, वेग में परिवर्तन हो सकता है कि स्टार्ट, यहां से बना के दिखा रहा हूं आपको, यहां से यहां तक का कुछ ले लो आप। पहले हम इस वाले समय अंतराल की बात करते हैं, फिर इस वाले समय अंतराल की बात करते हैं, फिर इस वाले समय अंतराल की बात करते हैं। ये 5 सेकंड ले लो, ये 5 सेकंड ले लो, ये 5 सेकंड ले लो। सब 55 नहीं है ना, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड है। हो सकता है यहां से यहां तक, यहां पे आपका वेग कितना था? यहां पे आपका वेग 0 था। अब आरंभ कर रहे थे अपनी गड्डी को, किक मारा स्टार्ट हो गया, सेल्फ वाला टाइम अभी तो सेल्फ किया स्टार्ट हो गया, और यहां पहुंचते पहुंचते आपकी स्पीड मान लीजिए हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा है, किलोमीटर में बात करते हैं, 20 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है जो भी है, 20 किलोमीटर पर मीटर सेकंड ही सही है, ऐसा ही ना ज्यादा से समझ पाओगे। 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपका वेग, इस वाले 5 सेकंड में आपका वेग कहां से कहां गया? इस वाले 5 सेकंड में आपका वेग 0 से 20 गया, यानी वेग में परिवर्तन कितना हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ 20 माइनस 0, ये वेग में परिवर्तन है। लेकिन वेग में परिवर्तन को आप त्वरण नहीं कहते हो, वेग में परिवर्तन त्वरण नहीं है, एकांक समय में कितना वेग में परिवर्तन हुआ है। अगर 5 सेकंड में वेग में परिवर्तन 20 हुआ है, अगर 5 सेकंड में वेग में परिवर्तन 20 मीटर पर सेकंड का हुआ है, तो 1 सेकंड में वेग का परिवर्तन कितना हुआ होगा? 1 सेकंड में वेग का परिवर्तन होगा 20/5, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, डिवाइडेड बाई नीचे सेकंड भी है। आप त्वरण का मात्रा जानते हो, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, तो 0 से पहले 1 सेकंड में उसका चाल कितना, उसका स्पीड कितना हो जाएगा? उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर 2 सेकंड पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड कितना, वेग कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 में 12 हो जाएगा, 4 में 16 हो जाएगा, और 5 पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड कितना हो गया है? उसका वेग कितना हो गया है? 20 मीटर पर सेकंड का हो गया है। तो त्वरण है क्या? त्वरण ये बताता है कि एकांक समय में किसी भी वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, परिवर्तन कितना हुआ है। बढ़ना भी परिवर्तन है, घटना भी परिवर्तन है, तो परिवर्तन कितना हुआ है। तो एकांक समय में वेग में परिवर्तन को हम कहते हैं त्वरण। तो त्वरण को यहां परिभाषित कर देता हूं, क्या ही दिक्कत है। त्वरण इज इक्वल टू हो जाएगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल, यानी समय है, ठीक है, समय, वेग में परिवर्तन बट्टा समय है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए धनात्मक त्वरण क्या होता है और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने कहा आपको कि जब वेग बढ़ेगा तो भी परिवर्तन है, जब वेग घटेगा तो भी परिवर्तन है। तो अगर समय के साथ वेग में वृद्धि होती है, जैसे कि आप गाड़ी स्टार्ट करके एक्सेलरेट कर रहे हो, क्या बोलते हैं? एक्सेलरेट करो, अब एक्सेलरेशन देना, अभी एक्सेलरेशन करना बोलते हैं ना, ये ऐसा बाइसाइकिल में और कार में तो पाँव से चलते हैं, कार टाइप किया है ना। तो धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? अगर समय के साथ वेग में वृद्धि हो रही है, समय के साथ वेग वृद्धि हो रही है, वेग बढ़ रहा है, तो उस त्वरण को हम कहते हैं धनात्मक त्वरण, यानी कि वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण है। अगर समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और इसको नाम दिया है मंदन का, मंदन।
ऋणात्मक त्वरण का नाम क्या है? मंदन। इसे आप इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहेंगे बच्चा? रिटार्डेशन कहेंगे। मंदन को क्या बोलोगे आप? मंदन को बोलोगे रिटार्डेशन। और त्वरण को तो आप एक्सीलरेशन कहते ही हो। नेगेटिव जो एक्सीलरेशन है उसे हम मंदन कहते हैं। ओके, तो अगर समय के साथ वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण है। सिंपली हम त्वरण कहेंगे, धनात्मक त्वरण नहीं कहेंगे। त्वरण का सिंपल सा हम मतलब ये निकालते हैं कि समय के साथ वेग बढ़ रहा है। और अगर मंदन हो रहा है यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है तो इसका क्या अर्थ है? समय के साथ वेग घट रहा है। एक समान त्वरण का क्या मतलब है? एक समान त्वरण का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वस्तु का वेग एक समान है। बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। इसका मतलब ये है, एक समान त्वरण का मतलब ये है कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान वृद्धि हो रही है। क्योंकि त्वरण क्या है? त्वरण वेग में वृद्धि का नाम है। एकांक समय में किसी भी वस्तु के वेग में कितना वृद्धि होता है, एकांक समय में किसी भी वस्तु के वेग में कितना वृद्धि होता है, उसे हम त्वरण कहते हैं। और अगर त्वरण एक समान है इसका मतलब यह है कि वेग का जो परिवर्तन हो रहा है वो समान हो रहा है। वेग का जो परिवर्तन हो रहा है वो समान हो रहा है। समझिए, किसी वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण तब कहेंगे जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। आप समय अंतराल कितना भी छोटा ले लीजिए, आप 5 मिनट की बात करिए, 2 मिनट की बात करिए या 1 मिनट की बात करिए, समय अंतराल में जो जितना भी आप समय अंतराल लोगे, आप हर 10-10 मिनट की बात करो या हर 5-5 मिनट की बात करो या हर 2-2 मिनट की बात करो, समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है तो क्या उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। और बहुत सारे बच्चे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म मोशन समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति समझ लेते हैं, वहाँ पे एक समान चाल की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। आप समझो कि त्वरण किसका नाम है? त्वरण वेग में परिवर्तन का नाम है। और सामने में अगर एक समान लग गया है यानी कि एक समान परिवर्तन, समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होगा। परिवर्ती त्वरण है तो बिल्कुल परिवर्ती का मतलब तो आप समझते हैं बहुत अच्छे से। वेरिएबल एक्सीलरेशन है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि समान समय अंतराल में असमान परिवर्तन हो सकता है। पहले 5 मिनट में आपका वेग 20 मीटर पर सेकंड बढ़ा था, हो सकता है अगले 5 मिनट में आपका वेग 30 मीटर पर सेकंड बढ़ गया हो सकता है अगले 5 मिनट में आपका वेग 10 मीटर पर सेकंड कम हो गया हो। तो जहां पर समान समय अंतराल में असमान वृद्धि होती है, किसी त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं यदि समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन हो। अगर समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो रहा है तब तो एक समान त्वरण है। अगर समान समय अंतराल में असमान परिवर्तन हो रहा है तो क्या है? वो परिवर्ती त्वरण है। और जहां पे भी परिवर्ती की बात होगी, जैसे कि आपने एक समान चाल की बात करी, तो एक समान चाल में क्या होगा? एक समान गति में क्या होगा? एक समान चाल बोलिए तो एक समान चाल में क्या होता है? हर क्षण पर वस्तु का वेग समान है, और हर क्षण पर वस्तु का वेग समान है तो क्या होगा? वहां का औसत वेग और वहां का तात्क्षणिक वेग समान होगा। अगर एक समान गति की अगर आप बात करते हैं, एक समान गति की आप बात करते हैं तो क्या होगा? आप गति के किसी भी बिंदु पर देखिए, वस्तु का वेग उतना ही होगा, वस्तु का चाल उतना ही होगा जितना की औसत है, क्योंकि वहां वेग बदला ही नहीं है, वेग बदला ही नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं परिवर्ती गति की तो अलग अलग क्षण पे वस्तु का चाल अलग अलग होता है, अलग अलग क्षण पे वस्तु का वेग अलग अलग होता है। तो जब आप किसी समय अंतराल में बात करते हैं तो वहां पे औसत चाल या औसत वेग की बात होती है, और किसी क्षण पर बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसे तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जब परिवर्ती गति है तो हर क्षण पर वेग बदलता जाएगा। वैसे ही जब आप परिवर्ती त्वरण की बात करेंगे तो अलग अलग क्षण पे त्वरण क्या होगा? अलग अलग क्षण पे त्वरण अलग अलग होगा। ऐसे में आपको औसत त्वरण की बात करनी पड़ेगी। औसत त्वरण कैसे निकालेंगे? औसत त्वरण कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। औसत त्वरण कैसे निकालेंगे भाई? औसत त्वरण कैसे निकालेंगे? वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल। वेग में कुल परिवर्तन, वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल, बटा कुल समय अंतराल।
वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल। देख लीजिए कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ है टोटल बटा कितने समय में हुआ है, तो आपको मिल जाएगा औसत त्वरण। लेकिन जब हम बात करते हैं तात्क्षणिक त्वरण की, तात्क्षणिक त्वरण कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि डेल्टी समय अंतराल है, इस डेल्टी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन डेल वी है, डेल्टी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन डेल वी है, तो जब आप औसत की बात करते हैं तो ये डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा, या डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा। लेकिन जब आप तात्क्षणिक की बात करते हैं तो आपको समय अंतराल में बात नहीं करना है, आपको किसी समय पर बात करना है। उसके लिए आपको लिमिट लगाना पड़ेगा। क्या लिमिट? डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी टेंड्स टू जीरो। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये डी वी बाई डी टी हो जाएगा। तो आप ए को क्या लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। तो डेल वी बाई डेल टी और डी वी बाई डी टी में क्या अंतर है? ये किसी क्षण पर है, यह तात्क्षणिक त्वरण को दिखा रहा है, यह औसत त्वरण को दिखा रहा है। डेल वी अपॉन डेल टी किसको दिखा रहा है? औसत को। जहां भी डेल के टर्म्स में बात होगी वहां औसत की बात होगी, जहां भी डी के टर्म्स में बात होगी वहां पे तात्क्षणिक की बात होगी। चलिए, तो अब आप देख सकते हैं परिभाषा आपके सामने है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी क्षण विशेष पर कण का जो त्वरण है उसे आप तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। और तात्क्षणिक त्वरण को आप क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए, तात्क्षणिक त्वरण को आप लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर होता है? समय के सापेक्ष वेग के अवकल गुणांक के बराबर होता है। समय के सापेक्ष वेग के अवकल गुणांक के बराबर होता है। तो दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष मैंने निकाले हैं, दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष मैंने निकाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, यही बताऊंगा, कहां और कहीं जगह ही नहीं है। दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष मैंने निकाले हैं, देख लीजिए। क्या? पहला निष्कर्ष तो ये निकाला कि जो तात्क्षणिक वेग है, जो तात्क्षणिक वेग है वो डीवी बाई डी टी लिखा जा सकता है। अरे यार, तात्क्षणिक वेग की बात हो रही है, सॉरी। तात्क्षणिक वेग को आप क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। तात्क्षणिक वेग को आप क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। और तात्क्षणिक के लिए मैं आई एन एस लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस। क्या लिख दिया है? इंस्टेंटेनियस लिख दिया है। अगर मैं तात्क्षणिक त्वरण की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं? तात्क्षणिक त्वरण को लिख सकता हूं डीवी बाई डी टी। अब इसका मतलब समझिए आप, ये समय के साथ, समय के सापेक्ष किसका अवकल गुणांक है? समय के सापेक्ष वेग का अवकल गुणांक तात्क्षणिक त्वरण होता है। समय के सापेक्ष वेग का अवकल गुणांक तात्क्षणिक त्वरण होता है। और समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकल गुणांक तात्क्षणिक वेग होता है। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर कोई समस्या तो होना नहीं चाहिए। और अब देख लेते हैं कि आप कितना समझे हो, जांच लेते हैं आपको, परख लेते हैं आपको कि आप समझे कितना हो। सवाल आपके सामने है, ये रहा टीवी स्क्रीन पर, हल करिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर चलते हुए कण का स्थान, स्थान मतलब उसका पोजीशन, उसकी स्थिति कैसे दी जा रही है? x इज इक्वल टू ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। ये उसके स्थिति परिवर्तन का समीकरण है। ऐसा ही इकाइयों में ए बी सी डी के सांख्यिक मान क्रमशः दिया हुआ है। ए का मान कितना है बच्चा? ए का मान 1 है, बी का मान 4 है, सी का मान -2 है, डी का मान 5 है। ठीक है, ये दिया हुआ है सवाल आपके सामने। सबसे पहला सवाल ये है कि ए बी सी डी के विमीय सूत्र निकालें। ये सर, ये तो पीछे वाले चैप्टर में था, यहाँ कहाँ से आ गया? तो बच्चे यही तो समझना है आपको। अरे भाई, पीछे वाले चैप्टर में था तो क्या आगे नहीं पढ़ोगे? पहले क्यों पढ़ाए हैं? ताकि जहाँ जहाँ आगे आएगा वहाँ वहाँ उसका इस्तेमाल करना है। तो करिए। चलिए, कैसे निकालेंगे? अब आप ए बी सी डी का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? देख लो, एक्स दूरी है, इसकी विमा एल होगी, इसकी विमा एल होगी। अब देखो, आपको पता है कि केवल समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। भूले नहीं हो ना, पढ़ाया हूं, ये लाइन भी बोला हूं कि केवल समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी कि जो विमा x का है वही विमा ए टी क्यूब का भी होगा, जो विमा x का है वही विमा बी टी स्क्वायर का भी होगा, जो विमा x का है वही विमा सी टी का भी होगा, जो भी सी टी बोला है ना, सी टी नहीं बोला है, सी टी बोला है, जो विमा x का होगा वही विमा डी का भी होगा। तो डी का विमा तो आपके सामने है बच्चा। डी का विमा तो आपके सामने है। देखो देखो देखो, डी का विमा तो सामने है। डी का विमा क्या हो जाएगा? डी का विमा एल हो जाएगा, डी का विमा एल हो जाएगा।
डी का विमा एल हो जाएगा। अब बात है सी का विमा क्या होगा, तो सी का विमा कैसे निकालेंगे, ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा बस, तो ये एल टी माइनस वन हो जाएगा, एल टी माइनस वन। टी टाइम है ना बच्चा, टी टाइम है तो इसकी विमा टी होगी, आगे इधर डिवाइड हो रहा था, एल टी माइनस वन हो गया। इसका बीमा क्या हो जाएगा बच्चा, इसका बीमा एल टी माइनस टू हो जाएगा, इसका बीमा एल टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ए का, बी का, सी का, डी का कितना बच्चा, डी का एल है, बस आपके सामने है भाई, आपके सामने है, तो कोई मुश्किल बात है नहीं। केवल समान बीमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा सवाल तो ही है, सेकंड सवाल देखिए, इसी में सेकंड सवाल क्या है, समय 4 सेकंड पर कर्ण का वेग निकालें। 4 सेकंड पर निकालना है, 4 सेकंड में नहीं निकालना, समझो 4 सेकंड पर निकालना है, 4 सेकंड में नहीं निकालना। इसका मतलब यह है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए तात्क्षणिक, क्या चाहिए, तात्क्षणिक चाहिए, तात्क्षणिक वेग चाहिए। स्थिति क्या है, स्थिति है ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वेयर, बी टी स्क्वेयर, बी टी स्क्वेयर, और आगे क्या है, सी टी प्लस डी है, सी टी प्लस डी है। और अभी अभी आपको बताया है कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग होता है समय के सापेक्ष इस विस्थापन का या इस स्थिति का क्या, अवकल गुणांक। अगर आप विस्थापन का या स्थिति जो भी स्थिति का समीकरण है उसको अगर आप समय के सापेक्ष अवकलन करते हो, अगर आप स्थिति समीकरण का या विस्थापन समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन करते हो तो आपको क्या मिलेगा बच्चा, तो आपको मिल जाता है वेग। तो कर दो ना, डी बाई डी टी ऑफ ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। ए बाहर आ गया, कांस्टेंट है। देखो इसीलिए तो पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा दिया है, इसलिए तो पहले आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझा दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हो, डायरेक्ट यहाँ पर लेक्चर अटेंड करने आए हो, केवल डायरेक्ट मैं मैकेनिक्स से स्टार्ट करूंगा, वेग की बात करूंगा, एक्सेलरेशन की बात करूंगा, तो बच्चा थोड़ा सा जाके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पहले पढ़ लो, भला ही होगा आपका। चलिए ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, टी स्क्वायर सॉरी टी क्यूब है तो इसका 3 इधर और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा, ये उसी को मालूम है जो डिफरेंशिएशन जानता है। चलिए बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लेकिन इस टी का 2t हो जाएगा, ये भी सही है। सी टी ये केवल सी बच जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, डी का 0 हो जाएगा। तो ये क्या मिला मुझे, 3at स्क्वायर मिला प्लस 2bt मिला प्लस c मिला। इतना बता मुझे क्या मिला तुझे, बता रहा हूं क्या मिला, ये मिल गया मुझे, v ये मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, कौन से सेकंड पे निकालना है, चौथे सेकंड पे निकालना है। तो मैं 4 रख दूंगा, जहां पे भी टाइम है वहां मैं 4 रख दूंगा, जहां पे भी टाइम है वहां मैं 4 रख दूंगा। और ए बी सी का भी मान है, देखो क्या है, ए बी सी का मान 1 4 माइनस 2, 1 4 माइनस 2। ए बी सी का मान रखा है बच्चा, ए का मान, बी का मान, सी का मान। हल करो, 3 एकम 3, 4 चौक 16, 16 3 48 प्लस 4 चौक 16, 16 32 माइनस 2 ये 30 हो गया। 48 और 30 कितना आ जाएगा, 78 मीटर प्रति सेकेंड। और मीटर प्रति सेकेंड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मात्रकें दी गई हैं आपको वो सब एसआई में चल रहा है, ठीक है। देखो टाइम भी सेकंड में है और यहाँ पे जो विमाएं दी गई हैं वो सब एसआई में चल रहा है, इसीलिए मात्रक यहाँ पे क्या लिखा है, 28 मीटर पर सेकंड लिखा है। तो ये हो जाएगा चौथे सेकंड पर, चौथे सेकंड पर, यानी जो 4 सेकंड है उस पर चाल क्या है, 28 मीटर पर सेकंड है। यानी कि उस गली से गुजर रहा हूं मैं, मान लो चौथे सेकंड पे गुजरा, तो चौथे सेकंड पे मेरा वेग कितना है, 78 मीटर पर सेकंड है। आगे देखिए कौन सा निकाल लिया, एक हो गया, बी हो गया, सी देख लेते हैं, ये टी है सॉरी। टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पर कर्ण का त्वरण निकालें। त्वरण कैसे निकालेंगे यार, त्वरण कैसे निकालेंगे बताइए, त्वरण कैसे निकालेंगे आप,
अरे इतना ही जगह है क्या? बस इतने जगह में तो नहीं हो पाएगा लग रहा है, जगह बना लेंगे। चलिए भाई देखिए त्वरण कैसे निकालेंगे आप। आपको पता है त्वरण क्या होता है? त्वरण यानी कि ए, और 4 सेकंड पर निकालना है, 4 सेकंड में नहीं निकालना, 4 सेकंड पर निकालना है, यानी कि तात्क्षणिक निकालना है। आज डीवी बाई डी टी कर दो ना, डीवी बाई डी टी कर दो ना बच्चा, यही तो वी है। डीवी बाई डी टी कर दीजिए। वेग का समय के सापेक्ष में अवकल गुणांक, वेग का समय के सापेक्ष में अवकल गुणांक निकाल दीजिए। तो करिए, डी बाई डी टी कहाँ है वेग? 3at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। चलो करो, 3 बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, 2t हो जाएगा, ये 2b बाहर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, c 0 हो गया। तो इतना ही तो आया बस, 3 नीचे आ गया। ये 6at प्लस 2b a आ गया। ओके, तो अब आपको चौथे सेकंड में निकालना है तो निकाल लो ना यार, 4 रख दो। a 4 सेकंड में कितना होगा? 6 इंटू a का वैल्यू 1 है, t का वैल्यू 4 रखना है, प्लस 2, b का वैल्यू कितना रखना है यार? b का वैल्यू 4 रखना है, b का वैल्यू 4 रखना है। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 32 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड मत लिख देना, त्वरण है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, m पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। और अब देखिए t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के अंतराल में कण का औसत वेग निकालें बोल रहे हैं आपको। औसत वेग निकालना है, 0 और 4 सेकेंड के अंतराल में कण का औसत वेग निकालना है, औसत वेग निकालना है बच्चा आपको। चलिए देखते हैं। जगह की कमी हो रही है, मैं बहुत ही जगह की कमी कर रही है मुझे, मैंने जगह छोड़ा नहीं था, स्लाइड आगे बना नहीं है। ठीक है, देखते जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये कौन सा था? ये शायद नंबर 2 है और ये शायद नंबर 3 है। अब आगे हम नंबर 4 पर। नंबर 4 देख लीजिए, आपको क्या करना है? t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के अंतराल में कण का औसत वेग निकालना है। औसत वेग कैसे निकालेंगे? v एवरेज निकालना है, डेल एक्स अपॉन डेल टी करना पड़ेगा। डेल टी कितना है देख लो, डेल टी हो जाएगा 4 माइनस 0 यानी 4 सेकेंड ही आ जाएगा। डेल एक्स क्या आ जाएगा? डेल एक्स आ जाएगा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे t की जगह पे 4 रखना पड़ेगा। अब बाकी जो वैल्यूज हैं आप पुट करेंगे, बाकी जो वैल्यूज हैं आप यहाँ पे पुट करिए, ठीक है ना बच्चा? बाकी जो वैल्यूज हैं यहाँ पे आप उनको पुट करिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मुझे निकालना है, क्या निकालना है? x इनिशियल निकाल लेता हूं। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक स्थिति, तो 0, अच्छा ऐसा ना लिखते, मैं ऐसा लिख देता हूं ना, x 0 पर कहां है देख लेते हैं। समय 0 पे स्थिति क्या है? तो a का वैल्यू 1 है, t का वैल्यू 0 है, बहुत अच्छे। b का वैल्यू 4 है, t का वैल्यू 0 है, बहुत अच्छे, प्लस c का वैल्यू -2 है और फिर यहाँ पे t का इंटू है तो t का 0 आ जाएगा, प्लस d का वैल्यू 5 है। तो इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x0 जो कि 5 ही आ रहा है। तो यह प्रारंभिक स्थिति है, ये है इनिशियल पोजीशन। आप यहाँ पर टाइम इनिशियल रखेंगे तो आपको इनिशियल पोजीशन मिलेगा। अब मैं अगर यहाँ पे x4 रख देता हूँ, x4 रख देता हूँ तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा?